नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स डोज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी टैगलाइन है इट इज़ ए प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल डाउट्स। इसी थीम के साथ आगे बढ़ते हुए आज का चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। जब एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन है तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है। अब आपको क्या है, हम आपको कुछ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स जो मोशन से रिलेटेड है उनके बारे में मालूम होना चाहिए। फर्स्ट, मोशन से रिलेटेड ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मैकेनिक्स। उसे मैकेनिक्स बोलते हैं। अब मैकेनिक्स की कुछ क्या सब ब्रांचेज है, वो भी आपको पता ही होगी। उनका जो कीवर्ड देखिए ऐसा है, मैकेनिक्स का कीवर्ड है मोशन। मोशन की स्टडी मैकेनिक्स। उसके बाद स्टैटिक्स है। उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन में नहीं होता है, वो रेस्ट पे होता है। ठीक है, रेस्ट पे होगा तब उसकी स्टडी को रेस्ट या इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए दो है बातें। आप रेस्ट विदाउट फोर्स भी हो सकता है, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तब उसे हम रेस्ट कहेंगे। और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, उस पोजीशन होगी वो पोजीशन जिस पोजीशन पे फोर्स तो अप्लाइड है उस पर, लेकिन इफेक्टिव फाइनल नेट फोर्स जीरो है। इस वजह से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो उसकी स्टडी को भी हम स्टैटिक्स में ही लेते हैं। उसके बाद दो सब ब्रांचेज और हैं, एक तो है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, वी स्टडी ओनली अबाउट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमें फोर्स के इफेक्ट का ध्यान नहीं देना है। ठीक है। और डायनेमिक्स जो ब्रांच है उसमें क्या है, की पॉइंट इज डायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है, जो लिटरली मीनिंग होता है पावर से रिलेटेड। पावर मीन्स फोर्स। तो इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन with and effect of force, considering effect of force के इफेक्ट को हम डायनेमिक्स में क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, ध्यान देना होता है। यानी कि मोशन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है वो चीज़ है। तो ये कुछ नहीं है, ये साधारण सी डेफिनेशंस थी। थोड़ा सा आपको इसके बारे में को बताना था। ज़्यादा आपका मैं टाइम नहीं लूँगा। इन पे कोई ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन भी नहीं बनता है, लेकिन यदि आपको इनकी डेफिनेशंस के एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है तो ये जरूरी है कि आपको पता होना, इसलिए मैंने आपको एक बार रिमाइंड कराया। अब क्या है, कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट? ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जैसे जिसकी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव एनी डायमेंशंस, जिसका कोई डायमेंशंस नहीं होता है। यानी जिसकी कोई हाइट नहीं होती, जिसकी कोई लेंथ नहीं होती है, जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, यानी कि उसके कोई भी डायमेंशंस नहीं है। लेकिन देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस इन सेंस ऑफ ओनली लेंथ के सेंस में ही बात कर रहे हैं। लेंथ के डायमेंशंस कितने होते हैं? सब डायमेंशंस 3 होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। तो पॉइंट के बाकी कुछ भी हो सकता है उसके पास, पॉइंट ऑब्जेक्ट के पास में सब कुछ है, सिर्फ लेंथ डायमेंशन नहीं है। यही ध्यान रखिएगा। यानी कि लेंथ के सब डायमेंशंस क्या हो गए, सब डायमेंशंस हो गए उसके, एक्स एक्सिस का डायमेंशन, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये तीनों नहीं होती। ये होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको कई बार सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो उसे आपको क्या समझना है कि जिसके पास में नहीं होती है। अब क्या होती है, कई बार समस्या ये आ जाती है कि मैंने जैसे ये पॉइंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट की तो भैया लेंथ ब्रेथ है, कुछ ना कुछ तो है ही ना, कम से कम वो तो है ही, इसकी जगह दिख रहा है ये। अगर इस पर माइक्रोस्कोप लगाते तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो अब समस्या होगी कि असल में पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है कि भाई इसकी कुछ भी नहीं होती है, लेकिन हमारे को जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन की हम बात करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट की, तो वो ये होगी when the length of the
डिस्प्लेसमेंट, मोशन की जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हो, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के पैरामीटर से बहुत ज़्यादा हो, यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की साइज वगैरह जब क्या है बहुत कम हो, जब टोटल मोशन के कंपैरिजन में, तब हर ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं तो बोर्ड पे कोई भी पॉइंट है, कोई चीटी हो तो वो चीटी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अर्थ क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। लेकिन जब हम मैं यूनिवर्स की बात करता हूं, इन यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में अर्थ क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। हम यूनिवर्स के अंदर अर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बना देंगे, यहां तक की आवश्यकता पड़ने पर हम सन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो असली डेफिनेशन पॉइंट ऑब्जेक्ट की ये नहीं है कि उसकी साइज वगैरह क्या है, प्रैक्टिकल डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन तो यही है भाई उसकी साइज वगैरह कुछ नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकल डेफिनेशन ये है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज या उसके डायमेंशंस, जब उसका जो जिस मोशन की हम बात कर रहे हैं या जिस फ्रेम की बात कर रहे हैं उस फ्रेम की कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल हो, तो उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और तब वो हर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आज से पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब जब उस जिस फ्रेम में वो है उस फ्रेम में उसकी साइज अगर कम हो तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हो गया क्लियर। व्हेन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन साइज ऑफ any object is negligible then size of reference सिस्टम या फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम की साइज में, और डिस्प्लेसमेंट, कोई भी जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ वो कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड उसने की है या डिस्प्लेसमेंट उसने जो भी किया है उसकी कंपैरिजन में अगर उसकी अगर नेग्लिजिबल साइज है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बस इतनी सी डेफिनेशन है, कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन यह है कि कभी कभी ऐसा लगेगा ये क्या है, तो वो कंफ्यूजन के लिए मैंने आपको ये बता दिया। एक मिनट में थोड़ा सा डस्टर लेके आ जाता हूं, सॉरी। तो अब ये होगी पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मोशन की बात आ गई हमें, तो ये रेस्ट, दो टर्म होती है रेस्ट और मोशन, ये क्या चीजें हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब है, तो क्या है कि ये रेस्ट और मोशन एक्चुअल में रिलेटिव टर्म्स है। क्या है ये दोनों, रिलेटिव टर्म्स है। हम क्या करते हैं, कभी भी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रिलेटिवली कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। जैसे कि मेरा और इस बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड के अगर हम रिलेशन में देखते हैं तो ये व्हाइट बोर्ड क्या है, मेरे रिलेशन में ये मोशन में नहीं है, और इसके रिलेशन में मैं मोशन में हूं। यानी कि हम दोनों के रिलेशन में हम बात करते हैं, तब ये बोर्ड रेस्ट पे है और मैं मोशन में हूं, ठीक है। तो ये रेस्ट और मोशन एक्चुअल में रिलेटिव टर्म है। अब इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं आपको। यदि जैसे मान लीजिए कि कोई अर्थ के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर कोई भी एक क्या है, कोई ट्रेन है, वो क्या है, स्टेशन पे खड़ी है, तो वो क्या है, इस समय वहाँ से देखेंगे, स्टेशन पर खड़ा हुआ आदमी देखेगा तो वो उसे क्या लगेगी, रेस्ट में लगेगी, ठीक है। लेकिन उसी को अगर कोई मून से अगर देखता है, कोई मून से देखता है, तो वो उसको क्या रेस्ट में लगी दिखेगी क्या, नहीं, वो उसको मूव रोटेट करती हुई दिखेगी, ठीक है ना, रोटेट करती हुई दिखेगी, क्योंकि लेकिन रोटेट करती हुई दिखेगी, लेकिन इन कंपैरिजन वहां पे भी देखो रिलेटिव मोशन ही होगा, वो मून खुद भी रोटेशन कर रहा है और ये भी मोशन कर रहा है, तो दोनों का जो रिलेटिव डिफरेंस होगा ना, उस रिलेटिव डिफरेंस के साथ वो मोशन में दिखेगी। या चलो ऐसा मान लेते हैं, वो तो मोशन कर रहा है, मान लो कोई एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में आ गया और वो स्थिर है, खड़ा हो गया है, मान लो बिल्कुल नहीं मोशन कर रहा है या है, तो वो क्या, उसे कैसे दिखेगी, उसको वो मोशन करती हुई दिखेगी।
अर्थ भी उसको मोशन करती हुई दिखेगी। यानी कि कोई भी चीज़, यानी इट्स मीन्स, इसका मतलब जो कहना मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, अब एक बात और, एक टर्म और आती है एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है वो रेस्ट पे और मोशन में नहीं है, कंप्लीट रेस्ट और कंप्लीट मोशन में नहीं है। ये हमेशा रिलेटिव टर्म है, यानी रिलेटिवली या तो वो किस मोशन में है या रिलेटिवली वो दोनों मूवमेंट कर रही है या रेस्ट पे। रिलेटिव टर्म्स है। तो अब एक टर्म्स आती है एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। अब क्या है कि आपको पता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि यूनिवर्स का जन्म क्या हुआ है कि एक्सप्लोजन से हुआ है। एक्सप्लोजन से हुआ है और यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग। यूनिवर्स क्या कर रहा है? कंटिन्यूस एक्सपांड कर रहा है। तो यूनिवर्स इज कंटिन्यूस एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है। जब हम क्या करेंगे, कोई ना किसी के साथ रिलेटिवली वो क्या है, मोशन में है, और कोई ना कोई रिलेटिवली उसके साथ वो ना तो रेस्ट पे है और ना मोशन में है, ठीक है। कंपेयर करते हुए तो यही इस एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट की बात है कि कोई भी चीज इस यूनिवर्स में इस कंडीशन में नहीं है। तो हमेशा रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स है। इस बात को ध्यान से सुनिए। और ये जो एब्सोल्यूट रेस्ट और ये मोशन रिलेटिव बात है, ये जब मैं आपको फ्रेम रेफरेंस के बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताऊंगा तब फिर रिवाइज करूंगा। इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट फिर, ये कंसेप्ट फिर काम आएगा, ठीक है। रब कर दूं मैंने, ये हो गया सारा एब्सोल्यूट मैथ्स। ये क्या है, सब कंसेप्ट की बातें हैं, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपको इनके कंसेप्ट नहीं पता है तो ये हर कोई नोट करेगा। कि आप किसी से भी बात करोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है ना। तो ये है बात। अब है, मैं आपको कुछ एक बातें और बताना चाहता हूं कि इस टाइप ऑफ मोशन क्या है। अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं इस समय। लेकिन थोड़ा सा टाइप ऑफ मोशन के हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी 2-3 प्रकार के टाइप ऑफ मोशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। पहला है 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा है 2 डायमेंशनल मोशन, और तीसरा है 3 डायमेंशनल मोशन। समझ गए आप? कुछ भी नहीं है ऐसा मोशन जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ ही लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं, वो 1 डायमेंशनल मोशन है। जिसमें हम लेंथ और ब्रेथ को कंसिडर कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल मोशन है। और जिसके अंदर हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशंस को कंसिडर कर रहे हैं वो आपका 3 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। यानी कि इसको थोड़ा सा और एग्जांपल में समझ लेते हैं। यदि हम क्या हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे, एक लाइन पे ही कर रहे हैं किसी मोशन को स्टडी, तो वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन का मोशन है। और अगर किसी प्लेन पे आ जाता है, जैसे बोर्ड पे कोई भी चीज का मूवमेंट कर रहा है, तो उसमें क्या लेंथ और ब्रेथ 2 है इसके पास, तो ये बोर्ड के ऊपर या फर्श के ऊपर, ठीक है, छत के ऊपर, ये सारे क्या हो गए, प्लेन पे हो गए। तो प्लेन वाले मोशन को हम क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। और अगर वो कोई ऑब्जेक्ट के, हम रूम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये जो है, ये क्या है, इसके 3 डायमेंशंस कंडीशंस है। कैसे, इससे फर्श से हाइट है इसकी, और किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से इसकी लेंथ है, और किसी दूसरे कोई कहीं ना कहीं से इसकी ब्रेथ भी है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। तो इसके पास में 3 डायमेंशन है, तो ये 3 डायमेंशन हो गए, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट लाइन में 1 डायमेंशंस, प्लेन में, अगर किसी प्लेन में हो रहा है तो 2 डायमेंशंस, और किसी अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में हो रहा है, ओपन स्पेस में हो रहा है, तो उसे 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब इसमें मैं आपको क्या है कि बात बताना चाह रहा था, इसको थोड़ा सा मेरे को क्या, आपको वेक्टर से जोड़ना है। इस 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर से जोड़ना चाहता हूँ, या वेक्टर से नहीं जोड़ूंगा अभी, सिर्फ वेक्टर के एक पार्ट से जोड़ूंगा, वो है डायरेक्शंस। कि अब ये बताइए कि 1 डायमेंशन में कितनी डायरेक्शंस हो सकती है। 1 डायमेंशन में केवल 2 डायरेक्शंस हो सकती है, या तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो हमने क्या किया कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको, इस डायरेक्शन को तो प्लस मान लिया और इसको माइनस मान लिया। अब आप ये कहोगे कि इसे प्लस क्यों माना और इसे माइनस क्यों माना।
तो भैया ऐसा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप क्या कर सकते थे, हम इसको भी प्लस मान सकते थे और इसको माइनस मान सकते थे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन अब आपको पता है ये पूरी फिजिक्स और पूरी साइंस यूनिफिकेशन पे चलती है, यानी एक रूपता होनी चाहिए। तो मैं बात जब पॉजिटिव की बात करता हूं तो इस दुनिया का कोने का हर आदमी पॉजिटिव इस एक्सिस इस साइड की ही बात करना चाहिए। तो हमने क्या है, हमारे साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि राइट साइड, जो भी राइट साइड के अंदर होगा इस साइड में, ठीक है ना, वो हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा और इस वाले को नेगेटिव माना जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बन नहीं रही है चीज यहां पे। ये प्लस और माइनस सिर्फ ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। हो गया। अब है टू डायमेंशंस मोशन। टू डायमेंशनल मोशन के अंदर देखिए बात है, जैसे आपका ये, मैं आपको प्लेन ले लेता हूं, इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन कर रहा है। तो मुझे ये बताइए आप, वन डायमेंशनल में तो उसके पास में दो डायरेक्शंस थी, या तो वो इधर जा सकता था, इधर जा सकता था, उसने प्लस और माइनस से नाम दे दिया। तो इसके पास में अब ये बताइए कि कितनी डायरेक्शंस है जिसमें ये मूव कर सकता है, कितनी डायरेक्शन से मूव कर सकता है। तो एक इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, यानी कि 4 दिशाएं होती है। तो इसके पास में आपका जवाब होगा ये 4 डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकता है। लेकिन मेरे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, ये गलत जवाब है। प्लेन में एक ऑब्जेक्ट के पास में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायरेक्शंस है। वो इनफाइनाइट डायरेक्शंस के अंदर क्या कर सकता है, मूवमेंट या मोशन कर सकता है। कैसे, ये देखिए, ये एक डायरेक्शंस, या चलो पहले वाली ये वाली ले लेते हैं, ये रेक्टिलिनियर डायरेक्शंस, ठीक है, एक डायमेंशन प्लस और माइनस, दूसरी ये डायरेक्शंस, ठीक है, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, ऐसे कितनी ही इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायरेक्शंस बन सकती है। और ये तो है टू डायमेंशनल की बात। 3 डायमेंशनल के अंदर तो क्या है, फिर ये खड़ी तिरछी, जैसे कि ये है ना, अब ये क्या है, इसके अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अब परपेंडिकुलर ये, अब इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर 3 डायमेंशनल का मोड आ गया है, ठीक है। ये 3, यानी कि अगर हम 3 डायमेंशन में बात करते हैं तो क्या होता है, पता नहीं कितनी डायरेक्शंस बन जाएगी, इनफाइनाइट से भी बहुत ज्यादा इनफाइनाइट, यानी कि जितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम इसमें सोच सकते हैं उससे भी 3 गुना, उससे भी 3 गुना। हालांकि देखो ऐसा तो कोई 3 गुना इनफाइनाइट का 3 गुना होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फील देने के लिए बता रहा हूं कि भाई कि इनफाइनाइट को ही काउंट करना संभव नहीं है। तो 2 डायमेंशन में ही हम डायरेक्शन काउंट नहीं कर सकते, तो 3 डायमेंशन में तो डायरेक्शन काउंट ही नहीं कर सकते। अब जो ये सारी रामायण है ये मैंने डायरेक्शन वाली की, इट लीड्स टू रिक्वायरमेंट ऑफ या नीड ऑफ न्यू कंसेप्ट। उससे न्यू कंसेप्ट का जन्म हुआ, वो क्या था, दैट वाज वेक्टर। इस वजह से वेक्टर का जन्म हुआ। हमें वेक्टर क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, एज ए वेक्टर स्टडी करना जरूरी हो गया, क्योंकि सारे मोशन लाइन में तो हो ही नहीं रहे, या तो प्लेन में होंगे, ज़्यादातर प्लेन में होंगे, और बाकी के बचे हुए 3 डायमेंशन में मूवमेंट होंगे। तो अब उनकी डायरेक्शंस को स्टडी करने के लिए पॉजिटिव और माइनस से तो काम चल नहीं सकता। तो अब क्या किया जाए, उसके लिए वेक्टर का जन्म हुआ था। तो नीड ऑफ वेक्टर इज दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस थी ऑब्जेक्ट के पास मोशन करने के लिए। तो उसको हम कैसे फील करें या हम उनको कैसे महसूस करें भाई ये किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो उसके लिए वेक्टर का जन्म हुआ था। तो जब मैं आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैंने ये यहाँ पे नीड ऑफ वेक्टर्स बता दिया है, आज ही बता दिया है, तब फिर रिवाइज करेंगे हम उस बात को, तब यहाँ से बात आपको वो आएगी। तो अब तक जो बातें मैंने बताई थी वो ये थी, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में डायरेक्शंस की नीड को फुलफिल करने के लिए वेक्टर की आवश्यकता पड़ी थी। ओके, ठीक है, चलो अब इसको मैं रब कर दूं, ये यहाँ पे जब टॉपिक होता है खत्म। अब हम आते हैं, वेक्टर हमको क्लियर हो ही गया। वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शंस हो। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस समय केवल स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे हैं,
तो अभी हमारी जो वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो प्लस और माइनस से पूरी हो रही है। प्लस का मतलब लेफ्ट साइड में रेफरेंस सिस्टम के, और प्लस का मतलब राइट साइड में, और माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में। लेफ्ट और राइट ऑफ रेफरेंस सिस्टम। ओरिजिन के लेफ्ट के अंदर तो है नेगेटिव, और ओरिजिन के रेफरेंस पॉइंट के राइट में है प्लस। ठीक है, तो अभी इसी से काम चल रहा है, तो इसी से हम क्या करेंगे, केवल प्लस और माइनस से ही अभी आपको जो नेक्स्ट टर्म आ रही है उसको समझेंगे। पहला है आपका डिस्टेंस और एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दो टर्म आ रही है, देखो आप ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछेगा आपसे कि ये है, मतलब ये वन डायमेंशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, टू डायमेंशन क्या होता है, लेकिन जो ये कंसेप्ट मैंने बताया है आपको, इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये कंसेप्ट याद रखिए। ठीक है, ऐसे ही आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इनका कंसेप्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई भी दो अगर मान लो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए और बी, तो हमारे पास क्या है, ए से बी जाने के अंदर क्या है, जैसे ऐसे बताता हूं मैं आपको, छोटा सा आप ही के एग्जांपल बता देता हूं, आपने जो लाइफ में किया है। क्या है कि आप, ये है आपका होम और ये है स्कूल। ठीक है, तो आपने देखो, आप भी बड़े इंटेलिजेंट थे, क्या करते थे आप, क्या हर बच्चा होता है, ये तो बच्चों की क्या है कि वो नेचर होती है कि वो जब होम से स्कूल जाता था, उसको रवाना करते थे, तो घर वाले क्या करते थे, जो टाइम लगना चाहिए ना उससे भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड टाइम ज़्यादा पे रवाना करते थे। तो बच्चा देखो कैसे रवाना होता था, यहाँ से वो रवाना होगा, फिर इधर जाएगा, क्योंकि उसका मन नहीं है वहाँ जाने का, तो वो क्या करेगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे भी करते हुए यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आते ही थोड़ा सा इधर दुखेगा, फिर तंग होकर फिर जब परेशान हो जाएगा तो यहाँ जाके ये स्कूल पहुँच जाएगा। ठीक है, पहुँच गया। अब क्या है कि ये यहाँ पे स्कूल में उसने दिन भर में पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद उसका छुट्टी हुई। अब छुट्टी होते देखिए बच्चा वापस घर कैसे आएगा, तब भी वो क्या करेगा, ऐसे ही चलेगा, नहीं चलेगा। तब वो क्या करेगा, तो कोई इंटेलिजेंट है, उसके अंदर एक फिजिसिस्ट है उसके अंदर, वो सीधा ऐसे घर आएगा। तो बस कुछ भी नहीं है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो तो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट है। और इस डिस्प्लेसमेंट के अलावा जितने भी डिस्टेंसेस है, जितने भी पाथ है, यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या था, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ था ना, तो इसको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी एक्चुअल में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो बच्चे ने स्कूल से घर लौटते वक्त लिया था उसे शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसके अलावा जो अदर देन इस डिस्प्लेसमेंट के अलावा जितने भी डिस्टेंस, या उनको हम पाथ कहेंगे, वो क्या है कि कभी, अब जैसे ये ऐसे गया था ना, तो अगले दिन क्या होगा उसे, फिर अरे ये तो बोर था रास्ता, मैं तो कुछ नया करता हूँ, तो अगले में क्या ऐसे जाएगा, चलो पहुंच गया। फिर क्या है उसके जज्बे कि मैं तो आज तक सर्किल लेते हुए जाऊंगा, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, या उसके जज्बे कि मैं तो ये ए और बी के बीच में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है तो उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अब क्या है कि पाथ क्या है, ये पाथ है, जो अदर देन शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ है। उन पाथ को कवर करने के लिए जो भी हैं पाथ कवर हुए हैं, उनको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, यहां तक कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, बस केवल उसके साथ एक टर्म लगना और जरूरी है, वो है शॉर्टेस्ट। ठीक है, साथ ही साथ में एक चीज और शामिल हो जाती है डिस्प्लेसमेंट के पास में, वो क्या है, डायरेक्शंस। इसके पास में डायरेक्शन भी
आ गई। डायरेक्शन कैसे आ गई? डायरेक्शन ऐसे आ गई कि अभी हमने 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन वगैरह पढ़े थे, तब क्या किया था, जब भी कोई किस में जाता है, राइट साइड में जाता है, तो उसे पॉजिटिव कहेंगे। तो देखिए, तो इसके अंदर क्या है, 2 प्रकार के हैं, ए बी। तो ए बी तो क्या हो गया, पॉजिटिव, और बी ए हो गया नेगेटिव। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, जो बच्चा स्कूल से जो आया था उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ली थी, वो तो हो गई बी ए, जो कि क्या है, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट है, तो वो तो होगी नेगेटिव। और मान लीजिए कि कभी क्या हो गया, बच्चे ने कुछ स्कूल लेट आना जाना शुरू किया, कुछ भी जो भी कुछ किया, बहुत लंबे लंबे रास्ते में लेते आ रहा, तो मैडम ने शिकायत की, तो मैडम ने बुलाया, तो फादर मीटिंग में गए, फादर को क्या ऑफिस भी जाना है, तो फादर क्या करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, तो वो क्या लेंगे, वो अब ये लंबा पाथ नहीं लेंगे, उन्हें तो काम है, तो वो क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चूज करेंगे, तो वो क्या करेंगे, ए बी पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए, ये दोनों अलग अलग है। जो फादर ने चूज किया था वो पाथ, और जो स्टूडेंट ने चूज किया था वो पाथ, दोनों अलग अलग है। क्यों, कैसे अलग अलग है, कि उनका मैग्नीट्यूड तो एक है, लेकिन उनका डायरेक्शन अलग अलग है। ये भी पॉजिटिव होगी, फादर की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, और स्टूडेंट की, उसके बच्चे की नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हम किस वैसे इसको भी नेगेटिव मान सकते थे, इसे भी पॉजिटिव उल्टा मान सकते थे, लेकिन फॉर यूनिफॉर्मिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड लेते हैं जो पूरी वर्ड लेती है, वो यही है कि हमेशा इसी को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, और इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए इसके जो भी राइट में गया है उसको, उस डिस्प्लेसमेंट को, इस डिस्टेंस कवर्ड को हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, और उसके विपरीत है तो उसे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। यानी कि क्या होता है, वेक्टर का जन्म यहां पे हो चुका है, वेक्टर बन चुका है, वेक्टर बन गया है। तो वेक्टर की वजह से क्या है, जो हमने इनिशियल स्टेज के अंदर वेक्टर को यूज करना शुरू कर दिया, प्लस और माइनस के द्वारा, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन चलेंगे, तो हमारी आवश्यकता बढ़ या घट जाएगी। तो अब क्या हो गया, इन डिस्टेंस और इनके बीच में रिलेशनशिप आ गया, क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। वो हमेशा डिस्टेंस से लेस होगा या इक्वल होगा, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस या पाथ, उसको डिस्टेंस को पाथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो लेस देन होगा या लेस देन इक्वल होगा पाथ के, ये है। और ये फिर कह दिया, आप बताता हूं मैं आपको, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां तो वेक्टर की बात ही नहीं हो रही थी ना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं वेक्टर की बात शुरू हो चुकी है। प्लस और माइनस कुछ भी नहीं है, ये वेक्टर सिंबोलाइजेशन ही है, और इसके अंदर दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वेक्टर भी इसमें क्या है, प्लस और माइनस डायरेक्शन भी इसके पास है। तो यहां वेक्टर का जन्म हो चुका है, यानी एज ए वेक्टर हम बात कर सकते हैं। रब कर दूं इसको मैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसमें कहीं भी मेरे को कोई अभी तक कोई भी क्वेश्चन वाली चीजें नहीं आई है, सिर्फ कंसेप्ट की बातें आई है, और ये कंसेप्ट के आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन इन कंसेप्ट को यूज करते हुए आपको फिजिक्स को आगे पढ़ना है। ये कंसेप्ट, हर कंसेप्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम कुछ नए पॉइंट्स, जैसे कि अब उनका वो आ रहे हैं, वो क्या है, दरअसल इन्हीं से रिलेटेड है। पहला तो है आपका डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों से रिलेटेड टर्म्स आ रही है, वो क्या है, स्पीड है और वेलोसिटी है। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी, अब ये स्पीड क्या है, स्पीड क्या है दरअसल में, सबसे पहले तो अपन ये बोल देते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये क्या है, वेक्टर है। अभी देखो बात नहीं हुई थी, लेकिन ये है। स्ट्रेट लाइन में भी ये वेक्टर है, दोनों, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में ये वेक्टर है। क्यों, क्योंकि इसके पास या तो प्लस डायरेक्शन है या माइनस डायरेक्शन है। अभी स्ट्रेट लाइन में भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, उसके पास या तो प्लस डायरेक्शन है या माइनस डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड है, दोनों चीजें लिए वेक्टर है। ओके, दूसरी बात ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, डायमेंशनल, यानी क्या,
डायमेंशंस है इसके पास में क्या है, स्केलर का डायमेंशंस क्या है, मीटर, इसका मिलीमीटर, इसका भी क्या है मीटर पर सेकंड है, सॉरी, ऐसे ही इसका भी क्या है मीटर पर सेकंड इसका डायमेंशन है। ठीक है, ऐसे ही इसका भी क्या था, ये भी स्केलर था और ये वेक्टर था, इसके पास भी डायमेंशन क्या था, मीटर था। हम बात कर रहे हैं ऐसा ही डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन सेम थे, डायमेंशन सेम है लेकिन डायरेक्शन इनके पास अलग अलग है। ठीक है, अब आगे स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। स्पीड क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। यानी कि जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करने की स्पीड करते हो, फाइंड आउट करते हो, तो वो वेलोसिटी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई तो ये हो गया। तो यानी फॉर्मूला क्या बन गया इनका, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया स्पीड का एस इज इक्वल टू, या चलो वी कर देते हैं इसको, वी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी एक्स अपॉन टी टाइम। ये टी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका कुछ भी नहीं है ना, टाइम का कोई भी स्केलर क्वांटिटी नहीं है टाइम। ठीक है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी टाइम। तो ये क्या है कि एक्स डिवाइडेड बाई टी इज हो गया आपका स्पीड। और वेक्टर का क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, वही v। अब v तो देखो क्या होगा, केवल v नहीं होगा, इसके ऊपर सिंबल लगाना पड़ेगा, ये सिंबल लगा दिया वेक्टर का। तो ये v देखो, केवल अकेला v तो क्या था, अकेला v तो वेक्टर था, स्केलर था, लेकिन इस पर जैसे ही एरो लगा दिया तो ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया। ये यानी कि ये वेलोसिटी बन गई। तो ये क्या हो गई, इज इक्वल्स टू एक्स वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो टाइम ही होता है, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी, दोनों में देखो टाइम टाइम तो कॉमन है, केवल अलग क्या हुआ है, ये x था और ये x वेक्टर है, यानी ये तो डिस्प्लेसमेंट है और ये x। देखिए एक ही फॉर्मूले को सिंबल के द्वारा हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गया, क्लियर दोनों के अंदर डिफरेंस। और वेलोसिटी हमेशा, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज ऑलवेज बाय मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। ठीक है, स्पीड से हमेशा छोटी होगी या बराबर हो सकती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में रिलेशन था, वैसे ही वेलोसिटी और स्पीड में भी यही रिलेशन है कि वो क्या होगी, या तो वेलोसिटी, सॉरी गलत बोल गया क्या मैं, वेलोसिटी हमेशा स्पीड से नहीं, स्पीड होगी एक्चुअल में। ये क्या हो गया, देखो ना क्या है, क्या ज़्यादा, ये ज़्यादा हो सकता है, हाँ, तो स्पीड ही ज़्यादा हो सकती है, सही बात है। वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू स्पीड होगा। ठीक है, ये रटने वाली बात नहीं, देखो ये मैं रट के नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी क्या किया है, चीज़ों को रटना नहीं है। देखिए इसीलिए मैं कभी कभार क्या थोड़ा बहुत शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वही हुआ, लेकिन उसको तुरंत हम क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। किससे करते हैं, डाउट क्लियर हुआ, देखिए आप, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा डाउट हुआ, कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। ठीक है, गलत बोलते जैसे ही मैंने क्या किया, सीधा उसको कंसेप्ट से करेक्ट किया। तो मेरे दिमाग के जितने भी डाउट है उसको भी कंसेप्ट नहीं क्लियर किया। मेरा कंसेप्ट ये था कि भाई ये क्या है, एक्स अपॉन टी, तो एक्स हमेशा इससे क्या हो सकता है, ये एक्स डेस हमेशा छोटा होता है, तो ये छोटा होगा तो यही तो छोटी होगी, स्मॉलेस्ट होगी, तो इसलिए वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन ये है। ठीक है, इस मिस्टेक से भी आपको एक लेसन मिलता है। कंसेप्ट बनाइए, चीज़ों को रटिए मत, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, लर्न करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें तो लर्न ही करना पड़ता है। अब जैसे ये फॉर्मूला तो लर्न ही करना पड़ेगा ना, कि इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसमें तो कंसेप्ट बन नहीं सकता, या चलो इसमें तो बन सकता, पर कई चीज़ें ऐसी होती है जिनमें लर्न ही करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास कंसेप्ट होंगे तो ये ऐड होता जाएगा। नाउ कुछ एक टर्म्स और हैं जो दोनों के अंदर है, उनके बारे में आपको और बता देता हूँ, उनका भी सिर्फ क्या है, काम ही आना है। तो वो है जैसे टर्म्स है, पहला तो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड, दो प्रकार, इनके से रिलेटेड 4 टर्म्स है, उसको मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताना चाहूँगा। फर्स्ट है
दोनों ही क्या होती है, यूनिफॉर्म, दोनों का टाइप यूनिफॉर्म हो सकती है, स्पीड हो सकती है, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, सेकंड है वेरिएबल, और ये भी वेरिएबल वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, थर्ड है आपका इसके अंदर एवरेज, एक टर्म एवरेज, और ये भी एवरेज वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, और ये है क्या, फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए ये चार टर्म्स है, इनका हम क्या अक्सर इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ये आती रहेंगी, तो इनका आपको क्या कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन इनके बारे में मालूम होना चाहिए। फर्स्ट है आपका यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो कुछ भी नहीं है। अगर किसी मोशन के अंदर यदि स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है तो उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, और वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, तो उसे हम कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन कहेंगे, मोशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। और अगर उनमें चेंज हो रहा है तो हम उसे वेरिएबल वेलोसिटी स्पीड वाला मोशन कहेंगे, और वेरिएबल वेलोसिटी वाला मोशन कहेंगे, मोशन विथ वेरिएबल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वेलोसिटी कैन बी वेरिएबल इफ देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में चेंज है तो भी वो वेरिएबल वेलोसिटी है। सेकंड, इफ देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। देखिए यहां पे डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा, केवल डायरेक्शन में चेंज हो रहा, तब भी वो वेरिएबल वेलोसिटी है। और इफ कॉम्बिनेशंस, यानी कि कॉम्बिनेशन के साथ चेंज है, यानी कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज एक साथ हो रही है, या रिलेटिव चेंज हो रहा है, किसी भी तरह का चेंज हो रहा है, तो वो मोशन विथ वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगा। इसका एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को एक रस्सी की सहायता से बांध दिया जाता है और उसको सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए बोलते हैं कि वो एक सर्किल के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है। लेकिन वहाँ हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है हर बार, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। डायरेक्शंस कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। और जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब मैं ये कंसेप्ट फिर जनरेट करूंगा, यानी कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। यहां पे वेलोसिटी वहां पे कंटिन्यूस है, वेरिएबल है, लेकिन स्पीड वहां की, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए वहां हम बोलेंगे स्पीड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी इसकी क्या है, वेरिएबल है। हो गया ये क्लियर। अब आते हैं हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज का क्या है कि हमने पढ़ा था कि एवरेज क्या होता है, कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर कोई ऑब्जेक्ट ए एंड बी, भाई ए और बी है, तो ए और बी के अंदर क्या स्पीड की बात कर रहे हैं, तो उसने क्या कहता है, कोई भी पाथ चूज किया था, ये पाथ चूज कर लिया, तो एवरेज। और क्या टाइम पीरियड, किसी टाइम पीरियड के अंदर किया था, तो एवरेज स्पीड क्या होगी एक्चुअल में, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यानी कि जो भी इसने पाथ यानी डिस्टेंस कवर्ड की है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, जो एवरेज डिस्टेंस कवर की थी उस एवरेज डिस्टेंस को हम टाइम पीरियड के साथ डिवाइड करेंगे, तो एवरेज स्पीड उस पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स के बीच की आ जाएगी। जिस भी हम ए और बी की बात कर रहे हैं तो उनके लिए, उन 2 पॉइंट के लिए एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक ऐसे ही क्या होगा, अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वही ए और बी पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड है, यानी कि
इसको हम सिंबल से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसे, v, प्लेन v लिखेंगे इसे आप। और यहां v को क्या करना पड़ेगा, हमें वेक्टर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये तो है आपकी, और इसको डेल्टा से कर देंगे। ये डेल्टा v, यानी डेल्टा v इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, और डेल्टा v बार इज एवरेज वेलोसिटी। ये बार लगते ही एवरेज वेलोसिटी बन जाता है। वो क्या होगा, डेल्टा x बार अपॉन डेल्टा t, यानी x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, अब ये डेल्टा x तो क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये xf और xi क्या है, ये इनके बारे में सिर्फ मैं यहाँ नाम ही बोलूँगा। इनका नाम है पोजीशन वेक्टर। सॉरी, थोड़ा सा रिप्रेजेंट नहीं किया ना मैंने, ये एरो लगाना जरूरी है भैया। ये पोजीशन वेक्टर हैं। पोजीशन वेक्टर के कंसेप्ट को अभी यहाँ पे होल्ड पर रख दीजिए। ठीक है, यदि मैं इस पर शुरू हो गया तो डेविएट हो जाऊंगा, इस वजह से यहाँ होल्ड पर रख दीजिए। जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ ये आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। डेल्टा एक्स ये ठीक है, इनकी जो यूनिट है वो तो हो ही गई मीटर पर सेकंड, इसकी भी मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट दोनों की सेम है, डायमेंशंस दोनों के सेम है, और ये फॉर्मूले हो ही गए। तो इस तरह से ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। ये क्या होगा, हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा। अब जो पॉइंट आता है वो इनको सबको रब कर दूं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें हम मिलाते हैं। ये फिनिश सब कुछ हो गया, ऐसे रब कर दिया मैंने। अब आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस OUS और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये एक नई टर्म आई है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी जो इससे पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने डेरिवेशन और इंटीग्रल कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उनके बगैर हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। उनकी मिनिमम नॉलेज तो होनी ही चाहिए। उसके अंदर मैंने आपको क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसको डिटेल में बताया है, तो वहाँ से पढ़िए। ठीक है, उसे रिवाइज करने से वीडियो की साइज बढ़ेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज मैं आपको कर देता हूँ। तो दरअसल में क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है ए से बी पे जा रहा है। ठीक है, तो इसने क्या ये पाथ लिया, या ये क्या सकता है ए से बी के ऊपर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट से भी कवर कर सकता है। तो ये इसके अंदर टाइम पीरियड क्या है, टी इनिशियल से टी फाइनल टाइम पीरियड के अंदर ये सब कुछ काम हुआ है। तो देखिए पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी कि इस टी का, ये टी का इंस्टेंट यानी इस इंस्टेंट पे या इस इंस्टेंट पर जो भी स्पीड है उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, और जो भी इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। अब इनको हम क्या है तो ये भी एवरेज ही, लेकिन ये क्या पर्टिकुलर पे है। तो अब इसको हमको फाइंड आउट करने का तरीका है डेरिवेशन। क्या है, डेरिवेशन है। तो देखिए आप, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू dx बाई dt। ठीक है, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx एरो अपॉन dt। यहां दोनों के अंदर ही क्या है, dt टेंड्स टू 0 है। दोनों ही में क्या हो रहा है, dt 0 की तरफ जा रही है, 0 के समान होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और अब आप कहेंगे भाई dx क्या होनी चाहिए। dx को हम डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि dx इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन t। dx तो क्या है, t के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये भी कंसेप्ट, यह कंसेप्ट ही आपको वीडियो में मिलेगा। यानी कि क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, हम t को डिसाइड कर लो, यानी कि कोई कार चल रही है तो उसके हमको t को डिसाइड कर लो, x डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो अपने आप डिसाइड हो जाएगी। इस वजह से ये क्या है, dt तो क्या है, अनडिपेंडेंट
वेरिएबल है तो ये किसी पे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको जीरो आप टेंस कर लीजिए, मान लीजिए, तो dx अपने आप हो जाएगा। तो स्मॉल चेंज इन dx डिवाइडेड बाय dt, स्मॉल चेंज इन टाइम इंटरवल इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, या इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी, बोथ ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। और इसके बारे में डिटेल के अंदर हम क्या होगा आपको उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। बस ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है, हम पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं। क्या आपने नोट किया कि जो आपके कार के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या शो करता है? वो स्पीडोमीटर क्या करता है, एवरेज वेलोसिटी शो करता है क्या? नहीं करता है। वो दरअसल में क्या करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। आप कार चला रहे हो, कार के अंदर देख रहे हो तो वो क्या कर रहा है, कभी 90 पे, कभी 107 पे, कभी क्या है, ये 90 का तुरंत ही 89 पे आ जाता है या 80 पे आ जाता है। तो वो दरअसल क्या कर रहा है, वो मीटर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करके बताता है। डायरेक्शन का वहां पे क्या, वो डायरेक्शन तो उठपटांग लेते रहते हैं हम, तो वो हमारे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, स्पीड को ही मेजर करता है। ठीक है, और वैसे क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही होती है, एक ही होती है। बस थोड़ा सा क्या चक्कर, ये डिफरेंस ये हो जाता है कि इनमें डायरेक्शंस का सेंस नहीं हो जाता। बाकी क्या, जब इनको कैलकुलेट करते हैं ना तो लगभग एक जैसी सी आती है, लेकिन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात है। तो अब हम इसमें डिफरेंस ये आएगा कि जब हम इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और विद जब हम इन टर्म्स ऑफ कोई पाथ कवर्ड कोई मेजर कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। बाकी इनके अंदर इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, दोनों एक जैसी सी ही हैं, लेकिन मेन डिफरेंस जो है वो क्या है, उस इनके यूपर कवर करने का है, भाई किसके रेफरेंस में आप कवर कर रहे हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी 2 टर्म्स और है लास्ट, वो बताऊंगा। वो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये 2 चीजें बताऊंगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अंदर क्या है, स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, और इसमें क्या है, स्पीड और ये वेलोसिटी वेरिएबल रहे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, विथ एक्सेलरेशन होंगी, नहीं विदाउट एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। मतलब एक्सेलरेशन का प्रेजेंट होना जरूरी है, फिर एक्सेलरेशन के आधार पे इसको हम 2 चीजों में और डिवाइड कर सकते हैं। इसका फर्दर डिवीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसका सेकंड डिवीजन और हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में अभी इतना ही बताना है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। ठीक है, अब क्या है, इसको हम जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे इसमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे, तब बताएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको अब तक जो हमने पढ़ा है, अब तक जो हमने किया है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट बताना चाहूंगा। न्यूमेरिकल्स, देखिए न्यूमेरिकल्स इस तरह से है, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते हैं, और इसमें आपको एक कंसेप्ट का ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल्स आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको एक ही कंसेप्ट का ध्यान रखना है, वो ये है कि कोई भी एक मोशन हो रहा है ए टू बी हो रहा है, तो इस मोशन के अंदर क्या ये ए से बी में गया, तो इसके पास में क्या 3 चीजें हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है, 3 चीजें इसके पास में है। तो पहली चीज तो है इसके पास में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरी चीज जो इसके पास में वो है टाइम पीरियड, टाइम, और तीसरी जो चीज है वो ये है इनकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है।
तो अब ये क्या कर सकते हैं, अपने इस मोशन को ये क्या कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट टुकड़ों में भी कर सकता है। क्या कर सकता है, टुकड़ों में कैसे कर सकता है कि वो क्या करेगा, इसके मान लो 2 टुकड़े कर दिए या 3 कर दिए, मान लीजिए 3 टुकड़े कर दिया, तो क्या करेगा वो इस टुकड़े में क्या करेगा, इसको 3 टुकड़े करेगा, तो 3 टुकड़े किसके हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट के हो जाएंगे अपने आप ही। तो x1 x2 और x3। तो जब भी वो क्या करता है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट को हम 3 टुकड़ों में डिवाइड कर, 3 या 3 से ज्यादा या हमारे आवश्यकता अनुसार टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसको डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कर दिया, टुकड़ों में डिवाइड किया, तो इनके पास में इनका इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, T1 T2 और T3 आ जाएगा। जो इनका टाइम पीरियड था वो भी 3 में डिवाइड हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, इनकी इंडिविजुअल पर्टिकुलर पार्ट की वेलोसिटी v2 v1 v2 और v3 भी आ जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर देखो बात की, ये क्या हो गया, ये हो गया C और D, ऐसे हमने 3 में टुकड़ों में किया ना, पर्टिकुलर ये भी आ जाएगी। तो आपको जैसे ही वो किसी भी डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करके क्वेश्चन अराइज करता है, तो आपको क्या होना चाहिए, हर एक टुकड़े की इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम का मालूम होना चाहिए। ठीक है, और जब आपके पास इंडिविजुअल का सबका हो जाएगा, तो इनके ये तीनों क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। वो क्या होगा प्रिंसिपल, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू x, हमेशा x ही होगा, तय है ये। तो दूसरा ये है कि v1 प्लस v2 प्लस v3 कुछ भी नहीं है भैया, इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, तीसरा क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू हमेशा t होगा। ये नॉट इक्वल टू v नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बस ये ध्यान रख लीजिए आप। v1 v2 और v3 क्या है, एवरेज v के बराबर कभी भी नहीं होगी। बस इस प्रिंसिपल के ऊपर हमारे को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। बस ये ध्यान रख लेना है कि इनके जो तीनों टुकड़ों के जो इंडिविजुअल t1 t2 t3 उनका जोड़ तो टोटल टाइम के बराबर ही होगा, और इंडिविजुअल इनके सबका जोड़ तो x होगा, लेकिन इंडिविजुअल वेलोसिटी का जोड़ कभी भी v, एवरेज v नहीं होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कभी भी नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस तो हम पढ़ ही चुके थे। क्वेश्चन अभी जितने भी बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे, आपके इंडिविजुअल उस पर बनेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करते हैं हम कुछ इनके ऊपर बेस्ड। ओके, तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स का मैं एक आपको अलग वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो थोड़ा सा वीडियो साइज बढ़ जाएगी। तो इनके न्यूमेरिकल्स का वीडियो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, लेकिन आपको कंसेप्ट ये ही ध्यान रखना है। हम फिर याद रखिएगा, टाइम पीरियड का जोड़ तो t होगा, उनका जोड़ x होगा, और इसको इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, आपके कमेंट्स मुझे एनर्जी देंगे और मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।